हाय गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है बायोलॉजी की क्लास में। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको बायो के लिए भी आंसर्स चाहिए, आपको जो बायो के मॉक टेस्ट हुए हैं उसके भी आप लोगों को अच्छे से आंसर्स चाहिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर बेसिकली दोज एनिमल्स जिनका खून जो होता है वो ठंडा होता है। ठंडे खून वाले जानवरों के साथ में क्या दिक्कत होती है कि जो भी बाहर का टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से उनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कई बार सर्दियों के टाइम पे जो छिपकलियाँ होती हैं वो छुपी हुई रहती हैं। तो वो इसीलिए छुपी हुई रहती हैं क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। अगर वो बाहर निकलेंगी सर्दियों के टाइम पे तो वो जम जाएंगी, इसलिए वो सर्दियों के टाइम पे किसी गर्म जगह पे छुपी हुई रहती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शंस है, जिसमें आपके पास डॉग है, डॉग यानी कि कुत्ता। तो कुत्ता भी एक वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है। वैसे ही एलिफेंट भी एक वार्म ब्लडेड एनिमल है एंड ह्यूमंस भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही होते हैं। और ह्यूमंस का तो आपने सुना भी होगा, बोलते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे को कि तेरा खून बहुत गर्म है, तेरा खून बहुत गर्म है। तो ह्यूमंस का तो सवाल ही नहीं उठता कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होने का। इसमें हमारा आंसर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स को भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप जू वगैरह गए होंगे या यहाँ देहरादून के डियर पार्क भी गए होंगे कि वो ज़्यादातर धूप में पड़े रहते हैं। तो वो धूप में इसीलिए पड़े रहते हैं ताकि उनकी बॉडी में थोड़ा सा ठंडियों के टाइम पे ज़्यादा धूप में रहते हैं ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म और गाइनोस्पर्म हमारे दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म हमारे वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल लगते हैं और फूल लगने के बाद उनके सीड्स बनते हैं। और जो गाइनोस्पर्म्स होते हैं वो हमारे वैसे वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल नहीं लगते और सीधा उनमें बीज लगते हैं, उनके कोन्स होते हैं, कोन्स में उनके बीज बनते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास पाइन। जो पाइन होता है, पाइन सबको पता है चीड़ के होता है, चीड़ के हमारे कोन्स होते हैं, चीड़ के भी फूल नहीं होते, कोन्स होते हैं उसके, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेम चीज़ हमारी देवदार के साथ भी होती है। जो हमारा मैंगो होता है, मैंगो इसका सही जवाब है क्योंकि मैंगो के फूल लगते हैं, बौर आती है मैंगो में, फिर उसका फल बनता है और फिर उसके बीज बनते हैं। मॉस जो होती है, मॉस होती है काई, काई में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसके भी ऐसे नहीं होते, उसके स्पोर्स वगैरह होते हैं और उसकी वजह से वो आगे इधर से उधर ट्रांसफॉर्म होती है। हमारा करेक्ट आंसर है मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। जो प्लांट की बाहर की सतह होती है वो कौन सा टिश्यू फॉर्म करता है। इस चीज़ का मैं आपको एक बहुत ही सरल शब्दों में आंसर दे देती हूँ। कभी भी कहीं पे भी अगर कोई आउटर कवरिंग की बात हो रही है, बी इट प्लांट्स बी इट एनिमल्स, तो उसका हमेशा आपका आंसर एपिडर्मिस ही होगा। एपी का मतलब होता है ऊपर, तो इसलिए जहाँ पर भी ऊपर की लेयर की बात हो रही है, ऊपर की सतह की बात हो रही है, आउटर कवरिंग की बात हो रही है, तो उसका आंसर आपका हमेशा एपिडर्मिस रहेगा। इसमें आप एक बहुत फन एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं कि आप लोग कोई एक पत्ती वगैरह तोड़ के देखिएगा एंड ट्राई करिएगा कि उस पत्ती को आप बीच से ऐसे फटाक से खींच के स्प्लिट करो। तो जब आप उसे बहुत जल्दी से खींच के स्प्लिट करोगे ना, तो उसकी एक बहुत ही पतली झिल्ली सी लेयर रह जाएगी और वो झिल्ली सी लेयर आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। तो एक बार घर पे आप लोग इसे ट्राई करके देखिएगा एंड फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। और अगर नहीं भी हुआ तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट शॉर्ट्स पे करके बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा। इसका आंसर भी मुझे नीचे कमेंट्स में आप लोग दे दीजिएगा। जो भी सही आंसर देगा नेक्स्ट क्लास में मैं उसका नाम वीडियो के दौरान लूँगी, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक है हमारे पास फोलम, एक है जाइलम, फिर है क्लोरेनकाइमा, फिर है स्क्लेरेनकाइमा। फोलम हमारा जो होता है, फोलम रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वैसे ही जाइलम हमारा जो होता है रिस्पॉन्सिबल, वो होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, हमारा जो क्लोरेनकाइमा होता है, क्लोरेनकाइमा हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि क्लोरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा बेसिकली डेड सेल्स होते हैं जो सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा का एक एग्जांपल होता है जैसे जब नारियल सूख जाता है तो उसके बाहर ऐसे ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है ना, जो हस्क होती है उसके बाहर की, जिसको हम छीलते हैं फिर उसके बाद छेद करते हैं, तो वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। डेड सेल्स बोलते हैं इनको क्योंकि ये मरे हुए सेल्स होते हैं।
अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्लोरीन काइमा के साथ में, इस चीज़ में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए उस चीज़ को भी अलग से नोट करा है। एक होता है क्लोरीन काइमा और एक होता है कॉलिन काइमा। तो जो क्लोरीन काइमा है हमारा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ये हमारा पैरेन काइमा का एक टाइप होता है क्लोरीन काइमा। जो कॉलिन काइमा होता है, कॉलिन काइमा जो है डबल एल वाला, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो स्क्लेरन काइमा भी सपोर्ट के लिए होता है, लेकिन स्क्लेरन काइमा और क्लोरीन काइमा में क्या डिफरेंस है कि स्क्लेरन काइमा के जो सेल्स होते हैं वो मरे हुए होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं, लेकिन क्लोरीन काइमा के जो सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं। इसमें सेल्यूलोज होता है डिपॉजिट वॉल में, जिसकी वजह से वॉल में थिकनेस होती है। तो जैसे आप लोगों ने कभी कोई हरा स्टेम देखा होगा, जैसे सनफ्लावर का स्टेम होता है, वो कितना थिक होता है, तो वो जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है उसको, इतने बड़े बड़े होते हैं सनफ्लावर, इतने बिल्कुल ह्यूज होते हैं, तो उसको पूरा सपोर्ट करने के लिए जो उसका स्टेम होता है, उसका स्टेम भी काफ़ी थिक होता है, तो उसमें क्लोरीन काइमा प्रेजेंट होता है, जिससे उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। तो बच्चों इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड। अब ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग सारे के सारे जितने भी जिंदा लोग हैं, जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म, सब, ठीक है। तो अब ये हमसे ये चीज़ पूछ रहा है कि जो हमारी बाहर की अपीयरेंस होती है, जो हम दिख रहे हैं, किसी के बाल ब्लैक होते हैं, किसी के बाल ब्राउन होते हैं, वो वैसे क्यों दिखते हैं, किसकी वजह से दिखते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है जीनोटाइप, फिर है फिनोटाइप, फिर है एलए और फिर है जीन। सो पहले मैं इसका आंसर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। सो जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप की वजह से हमारे जो फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब जो हम बाहर से दिखते हैं, वो उसकी वजह से होता है। और जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है, दे गो हैंड इन हैंड। जो जीनोटाइप होता है वो हमारा जेनेटिक कोड की इन्फॉर्मेशन होती है। अब जेनेटिक कोड यानी कि ये जो जीन्स है, ये जीन्स की जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारा जीनोटाइप होता है, ठीक है। अब जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी के घर में पापा मम्मी लंबे होते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट थोड़ी छोटी रह जाती है, ठीक है। उनकी जीनोटाइप में तो लंबी हाइट का जीन है, लेकिन उनका जो एक्सप्रेस हो रहा है, जो उनका फिनोटाइप है, जो एक्सप्रेस हो रहा है, वो उनकी छोटी हाइट वाला जीन एक्सप्रेस हो रहा है। क्योंकि क्या पता उनकी दादी की हाइट छोटी रही हो, दादा की रही हो, नाना की रही हो, नानी की रही हो, किसी की रही हो, तो वहाँ से भी क्योंकि जीन पूल पूरा सेम होता है, तो इस वजह से क्या पता उनका वाला आ गया। तो एक्सप्रेस जो हो रहा है वो फिनोटाइप है, और जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में वो जीनोटाइप है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी। अगर आप लोग को लग रहा है कि क्लास लंबी हो रही है या आप लोग बोर हो रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लाऊंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस लीड्स टू द वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग्स। सो ऑफ स्प्रिंग्स की वेरिएशन में मतलब कि जैसे आपके भाई की शक्ल अलग है, आपकी शक्ल अलग है, कई बार जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी शक्लें भी अलग होती है, शक्ल नहीं अलग है अगर, तो हरकतें अलग होती हैं। तो क्या चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस है, म्यूटेशन, रेप्लिकेशन, माइटोसिस एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो इसका आंसर हमारा है म्यूटेशन। अच्छा बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली एक चीज़ ये है कि अगर आपको इसमें म्यूटेशन की जगह कहीं पे मायोसिस लिखा है, तो आप मायोसिस को भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मायोसिस और माइटोसिस दो टाइप के हमारे सेल डिविजन्स होते हैं। माइटोसिस जो होता है आपका, ये वाला जो सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि दो सिस्टर सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें जो सेल हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल सेम आइडेंटिकल सेल्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं विद आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये तब होता है जैसे मान लो कभी हमारे हाथ में चोट लग गई, कभी हमारा क्या बोलते हैं बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसमें माइटोसिस होता है। और दूसरा होता है हमारा मायोसिस। मायोसिस जो होता है वो हमारा स्पर्म बन रहा है या हमारा एग्स बन रहे हैं, तो उसमें होता है। तो उसकी वजह से भी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो चेंज होती है। उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो क्रोमोसोम्स है वो हाफ होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब आपको पता ही है कि सेम चीज़ आपकी रेप्लिकेट हो रही है, ओके। सो आगे हम चलते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज अडॉप्ट टू देयर इन्वायरमेंट कॉल्ड। सो कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से डिफरेंट स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट में अडाप्ट हो रही हैं। तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए, टाइम के साथ हमें इवॉल्व होना पड़ेगा। तो इवोल्यूशन जो है वो इसका हमारा सही आंसर है, क्योंकि अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को देख के चेंज नहीं करेंगे, इवॉल्व नहीं करेंगे, इवॉल्व करने का मतलब बढ़ना, चेंज होना, ठीक है। तो अगर हम टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करेंगे, इवोल्यूशन को नहीं फॉलो करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे।
ठीक है। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो यूज़ करी जाती है डीएनए के स्मॉल सैम्पल्स को बड़ा करने के लिए। सो इसका एक और मैं आपको यूज़ केस बताती हूँ। आप लोगों ने कई बार ऐसे क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी होंगी, वरना सीआईडी तो सबने देखा ही देखा होगा एक ना एक बार। तो जैसे उसमें कई बार दिखाते हैं ना कि फिंगरप्रिंट मिला या कोई बाल का टुकड़ा मिला, तो अब यार इतने छोटे से फिंगरप्रिंट से कैसे पता चल जाएगा कौन है क्या है। तो उसके टाइम पे ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस होती हैं ये यूज़ होते हैं कि भाई अगर हमारे पास छोटा सा डीएनए का सैंपल भी है तो हम उसको प्रोसेस करके उसको हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा करके उसको हम सिंथेसाइज कर पाएँ, उसको हम देख पाएँ कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें हमारे को डिटेल्स मिल रही हैं। ठीक है। सो इसके लिए जो हमारी प्रोसेस यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ठीक है। अब पीसीआर में क्या होता है कि पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है हमारे डीएनए पॉलीमरेज। तो ये जो एंजाइम होता है इसकी खासियत यही है कि ये डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है। ये ऐसे चेन रिएक्शन फॉर्म होती है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ये डायग्राम भी लगाया है कि ये जो आपका पॉलीमरेज ये आपका पॉलीमरेज एंजाइम है। ये क्या कर रहा है कि ये आपके डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं इन्हें ना प्राइमर कहते हैं। ठीक है। ये इनको धीरे धीरे करके जोड़ता चला जाता है और इससे ये आपका पूरा डीएनए बना देता है। ठीक है। और जब ये पूरा डीएनए बन जाता है तो इसके बाद में एंड में या आपके जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक टेक्निक यूज़ होती है जिस टेक्निक के थ्रू आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डिवाइड करा जाता है उनके वेट के हिसाब से, साइज के हिसाब से बेसिकली। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम। अब हमारे इकोसिस्टम में दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक फैक्टर, एक होता है ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है। इकोसिस्टम के हमारे 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स हमारे 2 ही होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी अगेन, क्योंकि कल वाले सर से आपको यही दिक्कत थी कि सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नहीं पढ़ाऊँगी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी। अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, आपको इन सब के शॉर्ट्स अलग से मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। ठीक है। सो जो बायोटिक फैक्टर होते हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स होती हैं, एंड जो ए बायोटिक फैक्टर होते हैं वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में हमारा क्या आता है, हमारा वाटर हो गया, सॉइल हो गया। वाटर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, सॉइल इज़ ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग। बल्कि जो अपने प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स लिविंग थिंग्स होती हैं, बर्ड्स लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स लिविंग थिंग्स होती हैं। तो इन सारे में से सिर्फ एक प्लांट्स ही है जो लिविंग है, इसलिए वो हमारे बायोटिक का आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि अपने भाई या बहन को उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो। ठीक है। अभी रक्षाबंधन गया है तो अभी ये सब चीज़ें बोलनी सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। इसका मतलब है कि हम अपने जो वेस्ट है उसको कम करें, और जो वेस्ट हमारा आ भी रहा है उसको हम रिसाइकिल करें या उसको रीयूज़ करें। तो वैसे ये चीज़ तो हमारे जो हाउस होल्ड है, हमारे जो घर है, वहाँ पे हमारी मम्मियाँ बहुत टाइम से फॉलो कर रही हैं कि कभी चॉकलेट के डब्बे के अंदर सुई धागे रख दिए, कभी कॉफ़ी के डब्बे के अंदर मसाले डाल के रख दिए। सो हमारे को भी ये चीज़ें आगे फॉलो करनी चाहिए। सो गाइज़, आज की क्लास में अभी हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ भी। थैंक यू सो मच। आपके कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में छोड़ते जाइएगा, आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे।